don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? प्राचीन इतिहास की क्लास से हम लास्ट कई दिनों से पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के बाद आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां हम लास्ट क्लास को छोड़े थे। ठीक है ना? जितना आज तक मैंने पढ़ाया होगा आपको, आई होप आप उस चीज को पढ़ गए होंगे, नोट्स भी बना दिया होगा। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म तक हमारा क्लियर हो गया था। उससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब पढ़ लिए थे। क्लियर? तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास शुरू करेंगे महाजनपद से। क्लियर? आज की क्लास की शुरुआत होगी महाजनपद से। महाजनपद की अगर बात करेंगे तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ में मिलता है और जैन ग्रंथ में भी मिलता है। ठीक है? ये जो महाजनपद थे, इनकी टोटल संख्या 16 हुआ करती थी। इन 16 जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो जनपद उभर कर आया बाद में, उसका नाम था मगध। तो आइए शुरुआत करते हैं कि महाजनपद कैसे बने, क्या हुआ, कहां से मिले। तो महाजनपदों की शुरुआत करने से करते हैं। तो सबसे पहले लिखा आपके पास स्लाइड में है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक और जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, यानी धर्म के लिए लोगों के लिए क्रांतियां शुरू कर दी। तो जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन होने लगा। हमने पहले पढ़ा था कि आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार जब हुआ तो आग को न तो लोगों ने जलाना सीखा था, आग को जलाना दूसरे काल में हुआ, पत्थरों के हथियार बनने लगे, पत्थरों का हथियार छोड़ के लोहे पर पहुंच गया जाएंगे। ठीक है? तो यहां पर ध्यान रखना कि ये जो महाजनपद है, महाजनपद काल में ही लोहे के आगमन के फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में और अत्यधिक जो है निखार। कहने का मतलब है कि इस काल में, यानी महाजनपद काल की अगर बात करें तो इस समय महाजनपद के अंदर हम देखते हैं कि लोगों ने लोहे के आविष्कार करना सीख लिया, लोहा का आविष्कार हुआ। लोहे के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा, ताकि कृषि का जो पैदावार या फिर जो एक प्रकार से जो खेत है, जो कृषि युक्त क्षेत्र है, उसकी उर्वरता को और अधिक बढ़ाया जाए, तो ये लोहे से होना था। तो लोहे का आगमन हुआ, कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगे। चलिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र, जो जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, में भी इन 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो आप लिखेंगे अंगुत्तर निकाय। या जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो आप लिखेंगे भगवती सूत्र। तो कहने का मतलब है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, यानी जैन बौद्ध दोनों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये बताए गए कि ये 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। 16 जनपद यानी 16 जो राज्य थे, ये 2 प्रकार के हुआ करते थे। वो 2 प्रकार कौन से थे? एक का नाम था राजतंत्र। एक का नाम क्या था, या एक को कहा जाता था राजतंत्र। यानी 16 में से कुछ ऐसे रहे होंगे जहां पर राजा का शासन चलता था। इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा हुआ करता था, उसको राजतंत्र बोलते हैं। एक हुआ था गणतंत्र, यानी ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा चलाया, यानी जनता के द्वारा चलाया जाता था। जैसे कि इनमें से एक राज्य का नाम लिखा है, क्या? एक राज्य का नाम है वज्जी और मल्ल। ठीक है ना? वज्जी और मल्ल थे, यानी जहां पर गणतंत्र था
उन 16 महाजनपदों में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने दे दिया, एक वजीर और एक क्या था, मल। क्लियर है बात? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये 16 जनपद कौन थे। ये 16 जनपद कौन थे? इन 16 जनपदों की राजधानी कहां हुआ करती थी। क्लियर? तो आइए इन 16 जनपदों को देखते हैं आगे। अब देखिए लिखा है 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। 16 महाजनपद है और उनकी क्या दे रखी है, राजधानियां दे रखी है। क्लियर हुई बात? सबसे पहले लिखा है अंग, इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। अंग, अंग की जो राजधानी हुआ करती थी चंपा, जिसका प्राचीन नाम क्या था, मालिनी। ठीक है ना, चंपा जिसका प्राचीन नाम क्या था, मालिनी, जो बिहार के कहां पड़ता है, मुंगेर में। क्लियर हुई बात? दूसरा है मगध, मगध ग्रीवरज जो कहां है, राजगृह में। ठीक है ना, जिसको ग्रीवरज या राजगृह। तीसरा है मल जो कहां है, कुशीनगर या कुशीनारा भी लिख सकते हैं, कुशीनारा या पावापुरी कहां पड़ता है, देवरिया गोरखपुर। कुशीनगर, कुशीनारा या पावापुरी। क्लियर? दूसरा है, चौथा है काशी जो वाराणसी जिसकी कैपिटल थी। अंग की कैपिटल चंपा, मगध की कैपिटल ग्रीवरज, मल की कैपिटल कुशीनारा या पावापुरी, देवरिया गोरखपुर में है। कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती या अयोध्या जो कि फैजाबाद के पास है। फिर पांचाल की जो राजधानी हुआ करती थी उत्तरी पांचाल, ये पांचाल भी दो भागों में बंटा, पांचाल भी दो भागों में बंटा था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी पांचाल यानी अक्षत्र और एवं दक्षिणी पांचाल आपका कांपिल्य। ठीक है ना, कांपिल्य जो है उत्तरी पांचाल के अक्षत्र और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य राजधानी हुआ करती थी। कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ यानी मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा की बात करें, दक्षिण पूर्व हरियाणा यानी मेरठ के पास है इंद्रप्रस्थ। वज्जी, ये इंपॉर्टेंट है, वज्जी जो हम पीछे अभी गणतंत्र की बात करेंगे। विदेह एवं मिथिला, विदेह एवं मिथिला, वज्जी की दो राजधानी विदेह एवं मिथिला। और मत्स्य, मत्स्य की विराट नगर जयपुर में पड़ता है, विराट नगर। क्लियर है बात? तो आपके 9 हो गए। 10वें नंबर पर आता है वत्स, 10वें नंबर पे क्या है, वत्स। कौशाम्बी, इलाहाबाद या बांदा बोल सकते, बांदा के पास कौशाम्बी है, कौशाम्बी राजधानी हुआ करती थी। फिर है सूरसेन, क्या है, सूरसेन। सूरसेन कहां, कौशाम्बी, सॉरी मथुरा इसकी राजधानी हुआ करती थी, सूरसेन। चेदी की राजधानी हुआ करती थी, चेदी की राजधानी हुआ करती सत्यमती, सत्यमती या सूतिमती या सोतीमती कहते हैं, इसको कई नाम से जाना जाता है। अष्टमक, अष्टमक की राजधानी पोतन या पोटली। क्लियर? अवंती, अवंती की राजधानी एक उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती क्या आपका उज्जैन, और दक्षिणी अवंती महिष्मती। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवंती याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अवंती, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। गांधार, गांधार की तक्षशिला, गांधार की राजधानी कहां हुआ थी, तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में तक्षशिला। काम्बोज, काम्बोज की बात करेंगे तो हाटक और राजपूत जो कहां है, कश्मीर। हाटक, राजपूत कहां है, कश्मीर। ये 16 महाजनपद है, इनमें से आपने देखा है कि 2 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानी है। एक तो है अवंती, अवंती उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मती। और उसके साथ साथ है एक है आपका पांचाल, एक है पांचाल, पांचाल की एक राजधानी उत्तरी पांचाल की अक्षत्र और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य। ठीक है, दक्षिणी पाषाण की कांपिल्य। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। महाजनपदों में 2 इंपॉर्टेंट है, पांचाल और आपका अवंती। सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर क्या, मगध। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है मगध, यानी इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली। अगर देखा जाए 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। हमारे जो राजवंश है, राजवंशों की शुरुआत यही मगध से होती है। राजवंशों की शुरुआत कहां से होती है, मगध से होती है। क्लियर? तो आगे बात करते हैं मगध और आगे जो भी आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में हम बात करेंगे कि मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई।
मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत और पुराणों में मिलती अब, यानी मगध साम्राज्य का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी देखने को मिलता है। क्लियर? इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक था बृहद्रथ। याद रखना, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मगध राजवंशों के सबसे प्रारंभिक राजवंश का संस्थापक माना जाता था। इसका मतलब अगर बोला जाए कि मगध का संस्थापक कौन हो गया, तो मगध में जो भी प्रारंभिक राजवंश होंगे उसके संस्थापक बृहद्रथ थे। याद रखना, वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। जरासंध का तो पिता था, वसु का बेटा हुआ करता था कौन? बृहद्रथ। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या फिर ग्रीव्रज थी। ठीक है ना, वसुमती या ग्रीव्रज थी, जिसकी स्थापना ही किसने की थी? वसु ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी? वसु ने की थी, जो किसके पिता हुआ करते थे? बृहद्रथ के पिता हुआ करते। क्लियर हुआ? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ये इसकी प्रारंभिक जानकारी है मगध के बारे में। ठीक है ना, जिस काल में हम इसको पढ़ेंगे, जिस समय सीमा में हम पढ़ेंगे, याद रखेंगे। अब हम मगध राज्य की स्थापना तो हमने पढ़ ली कि मगध राज्य में कौन सा वंश पहले हुआ। ठीक है, अब आगे लिखेंगे इस काल में, इस काल को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 पूर्व मौर्य काल, नंबर 2 मौर्य काल, नंबर 3 मौर्योत्तर काल। ठीक है ना, इस मगध साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो हम इसको जो है आगे जाके तीन भागों में पढ़ेंगे। एक पूर्व मौर्य काल, यानी मौर्य से पहले वाला जो काल है उसको हम प्री मौर्यन पीरियड बोलते हैं। पूर्व मौर्य काल, एक मौर्यन पीरियड और एक लेटर मौर्य यानी मौर्योत्तर काल। तो तीन भागों में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, हम अगर मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल हम तीन इंपॉर्टेंट राजवंशों के बारे में जानेंगे। और तीन इंपॉर्टेंट राजवंश पूर्व मौर्य काल में जो आते हैं उनकी स्थापना कौन कौन राजवंश थे। तीन राजवंशों के साथ साथ जब यहां पर पूर्व मौर्य काल का अंतिम समय चलता है तो वह मौर्य काल की शुरुआत होगी। लेकिन मौर्य काल की शुरुआत से पहले भी कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं, उनके बारे में भी जान लेंगे कि पूर्व मौर्य काल की समाप्ति के बाद या समाप्ति के समय या पूर्व मौर्य काल के दौरान कौन कौन से विदेशी आक्रमण होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्व मौर्य काल की अगर बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आता है हर्यक वंश। कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश। इस हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं बिंबिसार। किस काल का है? पूर्व मौर्य काल का। क्लियर? दूसरा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक होते हैं खुद अपने आप शिशुनाग। थर्ड है नंद वंश, और नंद वंश के संस्थापक होते हैं महानंदीन या महापदम नंद। तो पूर्व मौर्य काल में तीन राजवंशों का महत्वपूर्ण विस्तार मिलता है, महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। क्लियर बात? तो इन तीन राजवंशों की हम पहले शुरुआत करते हैं, कैसे है क्या। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब पूर्व मौर्य काल में पहला जो राजवंश आएगा उसका नाम है हर्यक वंश। उसका नाम क्या है? हर्यक वंश। आपसे पूछ सकता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा पीछे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार की जो समय सीमा है लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। किताबों में कई आंकड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, एक साल आगे पीछे भी हो सकता है। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक। क्लियर? हाँ, एग्जाम में ये डेट नहीं पूछी जाएगी, मैं आपसे बता, एग्जाम में डेट ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, पर इसका समय काल कहां से कहां तक, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अब देखो जरा, बिंबिसार के बारे में जब पढ़ेंगे तो जैन साहित्य में इसे श्रौणिक कहा जाता है। याद रखना, बिंबिसार को जैन ग्रंथ में क्या नाम दिया जाता है? श्रौणिक नाम दिया जाता है। क्लियर?
बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसका मतलब है कि मगध का आरंभिक जो राजवंश था हर्यक वंश, उसका सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना गया है? बोलो भाई, बिंबिसार। क्लियर है बात? बिंबिसार ने अंग देश मतलब जो महाजनपदों में से एक जनपद हुआ करता था, अंग देश या एक राज्य हुआ करता था, उस पर आक्रमण करके उस पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया और अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां की जिम्मेदारी सौंप दी। क्लियर? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग देश पर अधिकार करने वाला कौन जो है आपका हर्यक वंश का राजा हुआ करता था? तो आप लिखेंगे बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में मिलाया। कहने का मतलब है कि मगध साम्राज्य में मिलाने का काम किसने किया? हर्यक वंश के प्रतापी शासक बिंबिसार द्वारा जो है मगध साम्राज्य में अंग को मिलाया गया और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। क्लियर है बात? मगध की पहली राजधानी हुआ करती थी राजगीर या राजगृह। ठीक है, मगध की राजधानी कहां हुआ करती थी? राजगीर या राजगृह हुआ करती थी। उस समय इसे गिरिव्रज भी कहते हैं, गिरिव्रज भी कहते थे। यानी राजगीर या राजगृह को क्या नाम दिया जाता था? गिरिव्रज भी कहा जाता था। क्लियर है बात? अब यह जो बिंबिसार था ये गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता था और गौतम बुद्ध का अनुयायी भी रहा। तो गौतम बुद्ध से कहीं ना कहीं इसके जो है संबंध थे, तो गौतम बुद्ध से का अनुयायी भी माना जाता था। लेकिन इसके बेटे अजातशत्रु ने सत्ता ग्रहण गद्दी को प्राप्त करने के लिए बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी और स्वयं बन गया मगध का अगला शासक। क्लियर? तो अगले आता है 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहता है मगध का राजा कौन? अजातशत्रु। याद रखना, अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा। क्लियर? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और सिंहासन पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। याद रखना, जब इसने अपने पिता की हत्या की तो उसके बाद जब इसने अधिकार कर लिया, इसलिए इसको एक नाम दिया गया पितृहंता। याद रखना, बिंबिसार को ही क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। क्लियर हुई बात? क्या कहा गया? पितृहंता। यानी पिता की हत्या करने के बाद जिसे राजगद्दी प्राप्त हुई वो पितृहंता कौन था? अजातशत्रु था। क्लियर? बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था कौन? बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है ना, मानने वाला था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी 8वें ही साल जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बुद्ध के जीवन की अलग अलग घटनाओं को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उनमें से एक महापरिनिर्वाण भी है। ये महापरिनिर्वाण हम किस घटना को कहते हैं ये आप ढूंढिए, आप पढ़ेंगे, आप बताएंगे, क्योंकि ये यहां रखा हुआ है कि जब अजातशत्रु का 8वें साल चल रहा था शासन में, तो उस समय बुद्ध की क्या हो जाती है, या बुद्ध को क्या मिला? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ये क्या था महापरिनिर्वाण? क्या ज्ञान की प्राप्ति थी? क्या गृह त्याग की घटना थी? क्या मृत्यु प्राप्ति की घटना थी? ये आप बताएंगे। इसने बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। यानी जो गौतम बुद्ध के अवशेष थे मरने के बाद 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था।
मैंने बौद्ध बुद्धिज्म वाले यानी बौद्ध धर्म के क्लास में बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहां हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहां हुई ये आपको मेरे को बताना है जल्दी से। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहां हुई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी बताओ फटाफट से, बताएं भाई। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में इसने इस संगीति का आयोजन किया 483 ईसा पूर्व में। बताया था नहीं बताया? हाँ, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्लियर? किसके द्वारा करवाई गई? अजात शत्रु के द्वारा करवाई गई। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अजात शत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की, ठीक है। अजात शत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की। तो आगे आएंगे अब कौन? उदयन। 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं पर ये 443 भी दे रखा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है बात? अब देखिए, उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके मगध के सिंहासन को हासिल किया था, या मगध के सिंहासन पर ये बैठा। बिंबिसार की हत्या, जो हर्यक वंश के प्रथम राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। इसीलिए जो हर्यक वंश है, ठीक है, हर्यक जो वंश है, हर्यक वंश को एक और नाम दिया जाता है। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता भी कहा जाता है, ठीक है। पितृहंता वंश, ठीक है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और हमने पीछे पढ़ा था ना, ये देखो यहां पर लिखा था ना, ये लिखा है पितृहंता किसको कहते हैं? अजातशत्रु को, क्योंकि मारा था अपने पिता को। इसीलिए आगे जब चलेंगे तो आगे लिखा हमने कि अपने पिता की हत्या उदयन ने अजातशत्रु की भी की, तो हर्यक वंश का ही तो शासक था। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? पितृहंता। यहां पर लिख देता हूं, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश याद रखना, ठीक है। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्लियर? किसको? हर्यक वंश। उदयन ने पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला भी बनवाया। याद रखना, गंगा सोन नदी के संगम पर एक किला बनाया। इसके साथ साथ एक नए शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की। अपनी राजधानी राजगृह या ग्रीवंश से जो है राजधानी कहां ले गया? पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। राजगृह से कहां राजधानी ले गया भाई? राजगृह से ले गया राजधानी कहां? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी ले गया। याद रखेंगे किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। अब ये पाटलिपुत्र शहर ही बसाया था किसने? उदयन ने। जबकि आगे जाके जो पटना नाम दिया है पाटलिपुत्र, यानी पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। याद रखना, तो पाटलिपुत्र शहर बसाया उदयन ने, बट जो पटना नाम दिया है वो पटना दिया है शेरशाह सूरी ने। मध्यकाल में आप पढ़ेंगे सूरवंश, तो सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी के द्वारा जो है क्या दिया गया था? पटना नाम दिया गया था। याद रखना, ठीक है। उसके बाद उदयन के बाद इसके जो बेटे थे वो तीन थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये कर्मागत रूप से शासन करते हैं और हर्यक वंश के अंतिम शासक जो है पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है, ठीक है। नागदशक का नाम क्या मिलता है? दर्शक मिलता है। याद रखना, नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। और जनता ने इन पितृहंताओं के को शासन को उतार कर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। ये अमात्य क्या होता है? जनता ने क्या किया कि जनता ने भाई इनके ऊपर अब विश्वास करना छोड़ दिया। कहने का मतलब है कि ये जो अमात्य था, ठीक है, अमात्य जो था, ये अमात्य नागदशक का क्या था?
प्रधानमंत्री था। क्या था ये? प्रधानमंत्री। नाग दशक का प्रधानमंत्री हुआ करता था कौन? ये अमात्य, जिसका नाम क्या था? शिशुनाग। जिसका नाम क्या था? शिशुनाग। यानी नाग दशक अंतिम शासक था। इसके अमात्य ने, कहने का मतलब शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या की और एक नए वंश की शुरुआत की, जिस वंश को क्या नाम दिया जाता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की नींव डाली किसने? बोलो किसने? भाई शिशुनाग ने। कौन था शिशुनाग? नाग दशक का या दर्शक का अमात्य, अमात्य यानी प्रधानमंत्री हुआ करता। क्लियर? अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। बात करेंगे शिशुनाग वंश की। 412 से शुरू होता है और लगभग 343 ईस्वी तक जाता है। 412 से 343 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, सॉरी, ईसा पूर्व तक जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर शिशुनाग की बात करेंगे तो 412 से 394 ईसा पूर्व तक रहता है शिशुनाग का शासनकाल। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती जो राज्य था, महाजनपद में से अवंती था। बताएं तो अवंती में एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती, दोनों की राजधानी आपको बताई मैंने अभी। एक बार रिपीट कर रहे हैं आप, कहां कहां थी। क्लियर? इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर किसमें मिला दिया? मगध में। अब देखो मगध धीरे धीरे फैल रहा है, मगध राज्य धीरे धीरे फैल रहा है। सबसे पहले अंग को अपने में शामिल किया, क्योंकि मगध 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जनपद आपका राज्य हुआ। क्लियर? तो जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। कहां से स्थानांतरित की भाई? पाटलिपुत्र से। उससे पहले कहां थी? राजगृह। राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी लाई गई। राजधानी किसने लाई? पाटलिपुत्र उदयन ने लाई। और उसके बाद जैसे शिशुनाग वंश आया तो शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी अब पाटली यानी पटना से, पाटली यानी पटना से, पाटलिपुत्र से कहा? वैशाली स्थानांतरित की। वैशाली में स्थानांतरित कर दी। क्लियर है बात? याद रखना कि नाग वंश के शिशुनाग ने जो है राजधानी मगध की वैशाली में स्थानांतरित की थी। अब देखिए इसके बाद आता है शिशुनाग के बाद कालाशोक, जिसका उपनाम होता है काकवर्ण। उपनाम क्या होता है? काकवर्ण। 394 से 366 ईसा पूर्व, 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक जो है कालाशोक या इसका उपनाम था काकवर्ण का समय काल। क्लियर है बात? इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गई। ठीक है? कहां से? और आपका कहां से? अभी हमने पीछे पढ़ा ना, देखो यहां पर क्या लिखा? वैशाली से जो है कहां ले गई फिर? बोलो पाटलिपुत्र। आगे किसने? कालाशोक। अब इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी घोषित कर दिया। जब स्थानांतरित की तो उसके बाद मगध की राजधानी इसको घोषित कर दिया पूरे मगध की। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कौन सी बौद्ध संगीति? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और पहली मैंने बताया 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? कालाशोक के काल में। कब हुई? कितने ईसा पूर्व में हुई? बताइएगा। क्लियर? राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कालाशोक की हत्या की। किसी व्यक्ति ने बोला, लेकिन यह माना जाता है, हमारे इतिहासकार बोलते हैं कि इसी के पुत्रों ने जो है इसी की हत्या की थी। क्लियर? गद्दी को लेने के चक्कर में, गद्दी पर शासन करने के लिए इसी के पुत्रों ने जो है इसी की हत्या की थी। किसकी? कालाशोक की। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन या नंदिन वर्धन था। नंदिन वर्धन का सचिव महापदम नंद हुआ करता था। ठीक है? इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था वो महानंदिन हुआ करता था या नंदीवर्धन हुआ करता। कौन हुआ करता था? नंदीवर्धन हुआ करता। और नंदीवर्धन की अगर बात करेंगे तो नंदीवर्धन
नंदीवर्धन की अगर बात करेंगे तो नंदीवर्धन का एक सचिव हुआ करता था महापदम नंद। कौन हुआ करता था? महापदम नंद। तो महापदम नंद ने ही नंदीवर्धन की हत्या करके मगध में नंद वंश की स्थापना कर डाली। ठीक है, किसमें? मगध में नंद वंश की स्थापना किसने डाली? हमने पीछे पढ़ा था कि जो अमात्य था, कौन? अमात्य शिशुनाग वंश की जिसने स्थापना की। नाग दशक का अमात्य कौन? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग वंश की स्थापना की। वैसे ही यहां पर कालाशोक का जो सचिव था महानंदिन या महापदम नंद, इसने जो है किसकी अंतिम शासक जो महानंदिन हुआ करता था इसकी हत्या कर दी। क्लियर? और जब इसकी हत्या कर दी तो एक नए वंश, मगध में एक नया वंश आता है। कौन? नंद वंश की शुरुआत हो जाती है। और नंद वंश की जो शुरुआत होती है वो होती है 343 से 323 ईसा पूर्व तक। 343 से 323 ईसा पूर्व। क्लियर? याद रखना, पाटलिपुत्र कालाशोक ने राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी बनाई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। कब किया गया? 383 ईसा पूर्व। मैंने बोला था आपको, पढ़ लेना भाई, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। क्लियर? पहले बता रखा हूं। इसी की मृत्यु इसी के ही बेटों के द्वारा करवाई गई थी। इसका अंतिम शासक था महानंदिन। महानंदिन का एक सचिव हुआ करता था महापदम नंद। और महापदम नंद ने अंतिम शासक महानंदिन की हत्या की और एक नए वंश की शुरुआत की, जिस नए वंश को हम नाम देते हैं क्या भाई? नंदवंश। क्लियर हुआ? नंदवंश 343 से 323 ईस्वी पूर्व तक रहता है, ईसा पूर्व तक रहता है। इस वंश का संस्थापक महापदम नंद हुआ करता था। महापदम नंद के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? पुराणों एवं ग्रंथों। किससे मिलती है? पुराणों एवं ग्रंथों। बताओ तो जरा, पुराणों की संख्या कितनी होगी? पुराणों की संख्या कितनी है बताओ? है ना, पुराणों की संख्या 8 मानी जाती है, सॉरी 18 मानी जाती है। ठीक है, तो पुराणों एवं ग्रंथों में मिलती है। ऐसा माना जाता है कि भारत के इतिहास का पहला शूद्र शासक था। याद रखेंगे, पहला शूद्र शासक था। मैंने बताया था कि ब्रह्मा के शरीर से मनुष्य के 4 वर्ण निकले थे, है ना? 4 वर्ण निकले थे। कौन कौन से बताओ? 4 वर्ण निकले थे भाई। एक तो क्या था अपने आप में? ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था और एक शूद्र था। तो ये माना जाता है कि ये पहला शूद्र शासक था। मैंने बताया था कि शूद्र कौन होता है, ये आपको पढ़ना है, पीछे बताया था। तो पहला शूद्र शासक कौन था? महापदम नंद। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। कितने राजा हुए? 9 राजा हुए। इसीलिए इस वंश को, इन्हीं के कारण इस वंश को नवनंद भी कहा जाता है। ठीक है, या ये जो नंद वंश है इसको नवनंद के नाम से भी जाना जाता है। कि नवनंद का मतलब नंद वंश के कितने नंद हुए भाई? नंद 9 हुए, 9 नंद का। क्लियर? यानी 9 राजा हुए तो 9 नंद हुए। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आगे लिखते हैं, महापदम नंद के बारे में दे रखा है यहां पर। तो लिखा है महापदम ने स्वयं को एकराट कहा। क्या उपाधि ली थी इसने? एकराट की उपाधि ली थी, एक राजा की उपाधि ली थी। इसके 8 पुत्र थे जो एक एक करके सिंहासन पर बैठे। इसके? महापदम नंद की। और संपूर्ण मगध राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। कौन? महापदम नंद सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई थी। कलिंग विजय, कलिंग का एक जो क्षेत्र हुआ करता था उस पर अधिकार किया और वहां एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग राजा खारवेल के द्वारा एक अभिलेख में किया गया, हाथी गुम्फा अभिलेख। यानी कलिंग का जो राजा खारवेल हुआ करता था उसका एक अभिलेख है। अभिलेख का नाम क्या है? हाथी गुम्फा। हम अभिलेख में तुम्हें बताया था आपको, तो एक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख भी है जो कलिंग शासक खारवेल का। तो खारवेल ने महापदम नंद के बारे में ये उल्लेख किया था कि भाई कलिंग पर इसने जो है आक्रमण किया, वहां विजय प्राप्त की और एक वहां पर नहर भी खुदवाई। उसके बाद आता है धनानंद। धनानंद महाजनपदों जो आपका पदम नंद हुआ करते थे, उसके 8 बेटों में
आखिरी बेटा माना गया था धनानंद। धनानंद के समय सिकंदर, ठीक है ना, सिकंदर के समकालीन माना जाता है धनानंद। सिकंदर के समय आपका समकालीन माना जाता है कि जिस समय सिकंदर महान का आक्रमण भारत में होता है तो उस समय मौर्य आपका हर्यक वंश का जो शासक होता है, सॉरी नंद वंश का जो शासक होता है मगध के अंदर, वो होता है कौन? धनानंद। तो धनानंद के समय जो है सिकंदर का आक्रमण भी होता है। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज की उपाधि दी थी। अग्रमीज यानी यूनानी लेखकों ने जो है धनानंद को क्या कहा था? अग्रमीज कहा। क्लियर? इसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। पश्चिमी भारत पर जो है, उत्तर पश्चिम भारत पर जो है आक्रमण करता है कौन? सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण होता है 323 ईसा पूर्व में। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की क्या कर दी? हत्या कर दी। और एक नए वंश की शुरुआत मगध में होती है, मौर्य वंश। क्लियर हुई बात? यानी 323 ईस्वी में चाणक्य की मदद से भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या की और एक नए वंश की शुरुआत की, मौर्य वंश। तो आप सोच रहे होंगे भाई सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो सिकंदर ने इसको मारा नहीं? नहीं में सिकंदर ने इसको नहीं मारा, सिकंदर ने इसको माफ कर दिया था। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो है धनानंद की हत्या करके मगध के अंदर एक नए राजवंश की शुरुआत की, मौर्य राजवंश। ठीक है ना, या मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी अब हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके आगे थोड़ा कुछ इस पूर्व मौर्योत्तर काल के जो है कुछ विदेशी आक्रमण पड़ेंगे, जैसे यूनानियों के आक्रमण और ग्रीक के आपका हो सकते हैं, ईरानियों के आक्रमण, यूनानियों का आक्रमण। किस किसने आक्रमण किया थोड़ा इसके बारे में देखेंगे शॉर्ट में, है ना, जो भी होगा इंपॉर्टेंट। और फिर बाद में शुरू कर देंगे क्या? मौर्य वंश। ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया उसको पढ़ेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे, पढ़ते रहे, एनसीईआरटी को भी फॉलो करते रहे। ठीक है ना, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.